हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। तो ये बताओ कि तैयारी कैसी चल रही है आपकी, रेलवे की या किसी भी एग्ज़ाम की। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो तो आप बहुत ही अच्छी वीडियो पे आके टिके हो। अब इसी वीडियो पर टिके रहना, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से छोड़ के हम कहीं और देखें या वहाँ से छोड़ के हम कहीं और देखें। अगर आपके सिलेबस में साइंस आ रही है और साइंस में केमिस्ट्री भी है तो आप बिल्कुल सही जगह आ रखे हो, ठीक है मेरे भाइयों। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स की क्लासेस भी मिलेंगी आपको और बायोलॉजी की क्लासेस भी, यानी एनसीईआरटी बेस पे जितना भी सिलेबस है साइंस में सभी आपको मिलने वाला है। अगर आपका एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी हो, ग्रुप डी में बहुत अच्छे से साइंस पूछी जाती है। और आप यकीन नहीं मानने कि जितने भी एग्ज़ाम हो रखे हैं पहले रेलवे ग्रुप डी के 25 में से 25 नंबर मेरे नोट से, मतलब पूरे में से पूरे नंबर जो मार्क्स आते हैं वो मेरे नोट से ही, जितने क्वेश्चन हैं सब देखे गए हैं। और जितने भी पिछले एग्ज़ाम हो रखे हैं उन सभी को मैंने अपने नोट्स को अपडेट कर रखा है। तो अगर आप यहाँ पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी जगह से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। मैथ्स भी मैं साथ में लेके चलूँगा और बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी हम साथ पे पढ़ेंगे। तो अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से सभी चीज़ को लेके चलेंगे स्टार्टिंग से ही, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, ठीक है। तो फटाफट पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। चलो मैं भी अपना पेन उठा लेता हूँ। तो केमिस्ट्री की फ़र्स्ट क्लास होने वाली है आज और सबसे पहला टॉपिक होगा इसमें द्रव या लिक्विड जिसे बोल सकते हैं। हिंदी में बात करेंगे हम सभी चीज़ों की और इसकी कुछ कुछ चीज़ें मैं इंग्लिश में आपको बताता चलूँगा, ठीक है। क्यों साइंस में कुछ चीज़ें होती हैं जो इंग्लिश में ही याद होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा द्रव और उसकी अवस्थाएँ। क्लियर मेरे भाई। तो थोड़ा हम पहले जान लेते हैं इस चीज़ को कि विज्ञान क्या होता है। देखो जरा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना यानी संरचना, उपयोग तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। कौन सा विज्ञान? रसायन विज्ञान कहते हैं उसको। कौन सा विज्ञान कहते हैं? रसायन विज्ञान। अगर आप सोच रहे हो कि विज्ञान क्या होता है तो विज्ञान की परिभाषा भी अलग होती है, ठीक है। यानी सुसंगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, इसे बोल सकते हैं हम। तो यहाँ हम बात करें केमिस्ट्री की। मेरा थोड़ा जुकाम हो रखा है तो थोड़ा आवाज़ आपको ऐसी आ रही होगी मेरी बैठी बैठी सी, तो ठीक है। जुकाम हो रखा है, तबीयत ख़राब चल रही है, ठीक है। तो हमारा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के जो जनक हैं वो कौन है? लेवसियर। कौन है? लेवसियर। कौन है? लेवसियर। साथ साथ याद भी करते चलेंगे। जनक कौन है? लेवसियर। केमिस्ट्री को अध्ययन को हम बोलते हैं कैम टचिंग। क्या बोलते हैं इसको? कैम टचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कैम टचिंग। केमिस्ट्री एक मिश्र, ध्यान ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को। केमिस्ट्री जो है वो एक मिश्र भाषा के कीमिया से बना है। मिश्र भाषा के एक शब्द है कीमिया, तो उससे बना है क्या? केमिस्ट्री। और जिसका अर्थ होता है काला रंग, ठीक है। ये किसका अर्थ होता है? ये होता है कीमिया का। किसका होता है? कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। अगर आगे हम बात करें तो इम्पोर्टेंट है ये भी, प्रफुल्ल रायचंद्र जो कि जन्म है इनका 1861 से 1944 के बीच। प्रफुल्ल रायचंद्र ने रसायन क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बाद में भारत में रसायन शास्त्र के पिता कहलाए। यानी भारत की तरफ से जो पार्ट, मतलब जो भाग लिया गया किसमें? केमिस्ट्री में, वो लिया गया प्रफुल्ल रायचंद्र के द्वारा या प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा, ठीक है। छोटी सी चीज़ है, बहुत आसान है और सिंपल है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सही दिख रहा है ना आपको? क्लियर? ठीक है। तो अगर हम आगे बात करें इसमें, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, ध्यान रखेंगे इसको। तो हमने बात कर ली है किसके? रसायन विज्ञान के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे इसमें थोड़ा सा अंदर आकर के, जिसको बोलते हैं हम पदार्थ और उसकी आकृति, ठीक है। इसके ही अंदर ही हम बात सभी द्रव्य की जितनी अवस्थाएं होती हैं उन सभी चीज़ों की, या उसके सभी जितने भी उसके पार्ट हैं उन सभी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत पढ़ लेंगे, ठीक है मेरे भाई। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। पदार्थ क्या होता है और उसकी प्रकृति के बारे में यहाँ हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले पदार्थ आपको हेडिंग डाल लेनी है, पदार्थ। फटाफट लिखेंगे अपने कॉपी में पदार्थ। ऐसे ही जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, ऐसे ही आपको लिखते चलना है, ठीक है।
लिखते चलना है अच्छे से और नोट्स बनाते चलना है और अच्छे से सभी चीज़ों को याद भी करते चलना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लिख रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना रेलवे में या SSC GD में या किसी भी एग्ज़ाम में, तो यहाँ पर अच्छे से नोट्स बना के चलना है स्टार्टिंग से ही। ठीक है मेरे भाई, ओके। तो हम पढ़ेंगे पदार्थ में, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, मतलब कि उसका एक पर्टिकुलर क्या हो, आकार हो, स्थान घेरती है, जिसका कुछ भी द्रव्यमान हो, वह जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब कि जो अपनी बनावट में, मतलब कि जो भी उसकी बनावट है, अगर उसमें कोई प्रेशर लगाएंगे या हम उसको दबाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो उसको मतलब एक तरह से उसको होने नहीं देगी। ठीक है, तो यानी अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, परिवर्तन का विरोध करती है, तो उसको हम पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा है, अब देखो ज़रा, हवा को अगर हम किसी चीज़ में भरेंगे ना, एक लिमिट तक ही उसको भर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हम उसको भरते जाएंगे। एक लिमिट तक आने के बाद वो भी अपने क्या करेगी, अपने अंदर प्रेशर का क्या करेगी, विरोध करेगी, मतलब प्रेशर अंदर नहीं लगने देगी एक लिमिट के अंदर आके। ठीक है, ऐसे रेत है, मिट्टी है, पानी है, ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये मिट्टी है यहाँ पर और यहाँ पर ये पानी है, यानी ये क्या है, ये सभी पदार्थ के एग्जाम्पल है मेरे भाई। हवा भी पदार्थ है, रेत भी पदार्थ है, मिट्टी भी पदार्थ है और पानी भी पदार्थ है। ऐसे बहुत चीज़ें जितनी भी हैं सब पदार्थ हैं। जो भी हमारा आसपास है सभी को हम पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा, कणाद के अनुसार, कणाद हमारे क्या है, रसायन शास्त्र से संबंधित हैं ये भी। ठीक है, तो कणाद के अनुसार सभी तत्व या पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिसे परमाणु कहा जाता है। ठीक है, ये एक इन्होंने एक केमिस्ट्री से या रसायन विज्ञान से रिलेटेड इन्होंने क्या दी, मतलब एक केमिस्ट्री की भाषा में इन्होंने कहा है कि सभी तत्व या पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिसे पदार्थ कहा जाता है, जिसे परमाणु कहा जाता है, क्लियर मेरे भाई। छोटा सा यहाँ देख लीजिए, पदार्थ के बीच में आकर्षण बल होता है, इसे भी लिखेंगे आप लोग नोट में। पदार्थ के बीच में आकर्षण, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, पदार्थ के बीच में आकर्षण बल होता है और पदार्थ के कण द्रव और वायु में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, कण जो होते हैं द्रव में और वायु में स्थानांतरित हो जाते हैं और पदार्थ कणों से बना होता है। क्लियर, पदार्थ कणों से बना होता है, पदार्थ के कण द्रव में और वायु में स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब कि हवा में या पानी में पदार्थ को हम एक जगह से दूसरे स्थान तक रख सकते हैं। अगर हम ठोस की बात करें, जो ठोस मान लो कोई लोहा है, उसके अंदर जो भी पार्टिकल है अंदर, उसको वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। ठीक है, वो वहीं फिक्स है, बिल्कुल ठोस के अंदर फिक्स है, उसको हम मतलब कि स्थानांतरित नहीं कर सकते। क्लियर, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आएगी। ये मैंने आपको पदार्थ के बारे में बता दिया, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे चलेंगे इसके बाद हम अगले पेज पर। ठीक है, तो पदार्थ को हम मेरे भाई ध्यान से पढ़ेंगे। पदार्थ को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। दोनों ही अलग अलग है, भौतिक वर्गीकरण एक है, रासायनिक वर्गीकरण। लिखेंगे ऐसे ही कि पदार्थ को हम दो तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो अब फर्स्ट की हम बात करेंगे। पहला क्या है हमारा, भौतिक वर्गीकरण। पहला क्या है हमारा, भौतिक वर्गीकरण। तो भौतिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा ठोस हो गया या द्रव हो गया या गैस हो गया, ये सब किसके अंदर आती हैं, हमारे भौतिक वर्गीकरण के अंदर आती हैं। ठीक है, पहले हम इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, ठोस को, द्रव को और गैस को। तो बहुत सिंपल सी भाषा में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। देखो ज़रा, ठोस क्या है भाई, ठोस है क्या, ये तो पता होना चाहिए ना आपको। ठोस क्या है, ठोस क्या है, ठोस वो है जिसमें अंदर मतलब जिसके अंदर के जो अणु होते हैं वो बहुत पास होते हैं, मतलब कि ऐसा बिल्कुल पत्थर जैसा। ठोस, सॉलिड, एकदम पत्थर जैसा होता है जो ठोस, समझ गए ना। मतलब कि ठोस के जो आकार होता है, वह जो आकृति होती है वो निश्चित होती है। हर एक पॉइंट को अच्छे से बताऊंगा, आकार और आकृति निश्चित होती है। देखो ज़रा, कोई मान लो कि हमारे पास, समझने के लिए इस पर समझ लेंगे हम, मान लो हमारे पास पानी है, पानी क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में है,
इसका कोई आकार या आकृति अपने आप में निश्चित नहीं है। अगर हम किसी बर्तन में डालेंगे तो पानी इसका आकार ले लेगा। मतलब कि अगर ये बर्तन का शेप इस तरह है तो पानी भी इस तरह हो जाएगा। अगर मान लो अगर हम पानी को हमने नीचे ज़मीन पर मतलब बिखेर दिया तो ये आपस में क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ इसका मतलब जहाँ जहाँ ये बहेगा वहाँ तक बहता चला जाएगा, मतलब बहता चला जाएगा। मतलब कोई इसका फिक्स वो नहीं है कि इसका आकार ये है या आकृति ये मतलब ये है, कोई फिक्स नहीं है। जिसमें हम इसको ढालेंगे ये इसमें ढल जाएगा। ऐसे ही वायु है, वायु का भी कोई आकार नहीं है। अगर हम उसको खुला छोड़ देंगे तो वो भी आप क्या करेगी, चारों तरफ फैल जाएगी, वायु में चारों तरफ फैल जाएगी। मतलब इसका भी कोई आकार और आकृति निश्चित नहीं है, किसकी, वायु की भी और पानी की भी। लेकिन ठोस का आकार और आकृति क्या है मेरे भाई, निश्चित है। ठोस का क्या है आकार भी निश्चित है, उसकी आकृति भी निश्चित है। मान लो कि ये कोई हमारे पास लोहा है या कोई ठोस की आकृति है, तो ये अपने आप में क्या है, इसका आकार ऐसा ही रहेगा। चाहे हम इस पर कितना फोर्स लगा लें, इसको हम कहीं भी ले आकर मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर रख दें या नीचे रख दें तो क्या होगा, ये अपने आप में फिक्स है। इसमें इसके जो अंदर जो अणु है वो इतने पास पास हैं कि वो आपस में क्या होते हैं, जकड़े होते हैं आपस में। ठीक है, वो आपस में बिल्कुल फिक्स होते हैं वहीं पर, यानी अपने स्थान से वो हिलते नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है, आकार भी इनकी फिक्स है और आकृति भी इनकी फिक्स है। समझ गए इस चीज़ को। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ठोस के जो घटक कण हैं। ठोस के जो घटक कण हैं एक दूसरे के निकट होते हैं। घटक कण मतलब क्या होता है कि जो भी उसमें अंदर क्या लगे हुए हैं, अणु हैं। ठीक है, जो भी उस ठोस के अंदर क्या है, उसके घटक कण हैं, जो भी उसके अंदर अणु हैं वो क्या है, बहुत ही क्या होंगे, मतलब कि बहुत निकट है आपस में। मतलब ऐसे नहीं कि दूर दूर होंगे, बहुत पास पास हैं, तभी तो वो ठोस मतलब ठोस की फॉर्म में मतलब बना हुआ है वो, क्योंकि उसके जो अंदर घटक कण हैं वो बहुत पास पास हैं, दूर दूर नहीं है। किसके अपेक्षा, पानी के ठोस से काफ़ी दूर होंगे, और जो गैस के अणु होंगे वो पानी से भी बहुत दूर होंगे। मतलब कि वो फ्री तरीके से वो घूम सकते हैं हर एक दिशा में। ठीक है, घटक कणों के बीच क्या होते हैं, जो घटक कण हैं आपस में वो पास पास क्यों हैं, निकट क्यों हैं, क्योंकि उनके बीच अंतराणुक बल लगा हुआ है। क्योंकि उनके बीच अंतराणुक बल लगा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनके बीच अंतराणुक बल लगा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। देखो जरा, संपीड़ित का मतलब होता है कि उसको हम प्रेशराइज करके किसी चीज़ में इसको हम डाल नहीं सकते। जैसे मान लो कि कोई हवा है, हवा को हमने संपीड़ित करके किसी गैस मतलब या किसी बर्तन में भर दिया, या किसी भी कोई निकाय है उसके अंदर हमने उसको भर दिया, तो ऐसा हम ठोस के साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ठोस अपने आप में क्या है, एक निश्चित आकृति का है और निश्चित आकार का है। उसको हम हिला डुला नहीं सकते, उसके अणुओं को हम हिला डुला नहीं सकते। अगर उसको बीच से तोड़ भी देंगे तो जितना भी भाग होगा आधा आधा, उसके बीच क्या होंगे, तब भी उसके बीच जो घटक कण होंगे वो जो भी इसके अंदर अणु होंगे वो फिक्स होंगे वहीं पर, उसको हम हिला नहीं सकते वहाँ से भी। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ठोसों को हम संपीड़ित नहीं कर सकते, लेकिन हम गैस को संपीड़ित कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, ठोस को गर्म करने पर कणों में तापीय ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो क्या होगा, कणों में तापीय ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, यानी जो इसके अंदर कण होंगे ना वो गर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। और गर्म होने पर जो ठोस होगा वो द्रव में चेंज हो जाएगा। किसमें, ठोस जो होगा, अगर हम किसी ठोस को गर्म करेंगे तो वो द्रव में चेंज हो जाएगा गर्म करने पर, यानी उसका टेम्परेचर हम बहुत बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा। हर एक ठोस का अलग अलग टेम्परेचर होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, पढ़ा होगा आपने, वो हर एक चीज़ का अलग अलग होता है। ठीक है, तो जब कोई ठोस किसमें, द्रव में बदलेगा तो इस बदलने की अवस्था को हम क्या बोलेंगे, हम ठोस का गलनांक बोलेंगे इसको। ठोस का गलनांक या ठोस का मेल्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कोई ठोस कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर मेरे भाई। आगे हम बात करेंगे इसके बाद अगली चीज़ की, हमारे जो हमने ठोस पढ़ा है, ठोस को हम पढ़ रहे हैं ऊपर से। ठोस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है अक्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है क्रिस्टलीय ठोस।
ध्यान से नोट्स बनाते चलने हैं, जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको लिखना है और याद भी करना है। ऐसा नहीं कि हमने खाली लिख लिया याद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर ऐसा करोगे आप तो फिर कैसे होगा बताओ, ऐसे कैसे नौकरी लगेगी ऐसे? ठीक है, हमें लिखते भी चलना है, याद भी करते चलना है। ठीक है, खाना पीना बनाओ मस्त है, एकदम खा पी के एकदम बैठ जाओ पढ़ने के लिए और पढ़ते रहो, साथ साथ नोट्स भी बनाते चलो इन चीज़ों के। ठीक है मेरे भाई, ठीक है आगे चलते हैं। इसके बाद तो क्रिस्टलीय ठोस, इसमें अवयवी कण सही अवस्था में नहीं होते। मतलब कि देखो मैंने आपको बात कही थी अभी ठोस की, थोड़ा यहाँ देख लेंगे। मान लो कि कोई ये दो ठोस है हमारे पास, यहाँ पे हम बात करें ठोस की, कोई दो ठोस है। ये है आपका अक्रिस्टलीय ठोस, ये है आपका अक्रिस्टलीय ठोस, और ये है आपका क्रिस्टलीय ठोस, ये आपका क्रिस्टलीय ठोस, ये वाला ये है अक्रिस्टलीय। अब देखो मैंने कहा था कि ठोस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे अणु होते हैं अंदर फिक्स हो गए इसके। तो इस तरीके से ये अणु है, ऐसे करके मान लो कि ऐसे हैं लगे हुए हैं लाइन से, अणु हैं बहुत सारे फिक्स है बिल्कुल इस तरीके से। मतलब कि कोई अपने आकार में सुव्यवस्थित तरीके से है, एक तरीके से मतलब आपस में फिट बैठ रखे हैं, किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में। इस तरीके से सारे ऐसे लगे हुए। लेकिन अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि इनका कोई एक यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है, फिर एक यहाँ भी हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से। मतलब कि कोई शेप नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है इनका एक आपस में सेट होने का। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इनको अक्रिस्टलीय। मतलब कि कोई फिक्स नहीं है कि कैसे कैसे है ये, तो आपस में फिक्स है कि इनका कोई सीक्वेंस लाइन से फिट हो रखे हैं सारे आपस में, लेकिन इनका कोई फिक्स नहीं है, ये कैसे भी उल्टे सीधे फिक्स हो रखे हैं। तो इसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, समझ गया ना इस चीज़ को? एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया है कि क्रिस्टलीय क्या होता है और अक्रिस्टलीय क्या होता है। तो इसमें इसके जो भी अवयवी कण हैं वो सही अवस्था में या सही व्यवस्था में नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबड़, कांच। ठीक है, कांच को ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल कभी कभी आ जाता है कि जो आपका कांच है वो किस तरह का क्या है, ठोस है, क्रिस्टलीय है या क्रिस्टलीय है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो कांच को क्या क्या करेंगे, मैक्सिमम अच्छे से सोचते होंगे कांच तो बहुत चमकदार होता है, तो कांच तो क्या होगा, क्रिस्टलीय होगा। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा मत सोचना कि क्रिस्टलीय होगा। कांच भी अपने आप में क्या है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है। क्लियर? एक है रबड़, रबड़ का एग्जाम्पल भी क्या है, अक्रिस्टलीय में आता है, प्लास्टिक भी अक्रिस्टलीय में आती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद अगले स्टेप की, क्रिस्टलीय ठोस की। तो इसमें अवयवी कणों का एक निश्चित क्रम होता है, मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल में, और क्रम होता है वह ये कठोर होते हैं। ठीक है, जैसे NaCl तो आपने पढ़ा होगा ना, नमक वगैरह जो होता है। और जैसे CH4 के क्या बोलते हैं हम, CH4 को बोलते हैं हम मीथेन गैस। ठीक है, तो ये जो NaCl है या ये हमारा CH4 है, ये क्या है अपने आप में, क्रिस्टलीय ठोस है। समझ गए यहाँ तक? आगे चलें हम। मतलब क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या होता है कि इनके जो अवयवी कण हैं वो एक सीक्वेंस से या एक क्रम में बैठे हुए हैं। ठीक है, एक क्रम में लगे हुए हैं वो, ऐसे नहीं कि वो ऊपर नीचे हो रखे हैं। समझ गए ना इतना? आगे चलते हैं फिर। अब हम बात करेंगे, देखो ज़रा क्रिस्टलीय ठोस को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इन चीज़ों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मेरे भाई एक बात आप अच्छे से समझ लो, अब वो ज़माना नहीं रहा कि आपको ऊपर से चीज़ें पूछी जाएंगी। अब ऊपर वाला ज़माना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कंपटीशन इतना हाई है, इतना हाई लेवल का हो चुका है कंपटीशन कि मतलब कि एग्ज़ाम क्रैक करना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। अब हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे बहुत ही डीप और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के पढ़नी है हमें हर एक चीज़ें। अगर ऊपर से पढ़ोगे आप तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। अगर आप ऊपर से पढ़ के जाओगे और सोचोगे कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी पता है, वो भी पता है, तो ऐसे नहीं होगा, फिर ऐसा हो ही नहीं पाएगा फिर। क्योंकि जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, वो बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, फिर डीप एकदम बिल्कुल अंदर तक, तब जान सकते हो आप उस चीज़ को। ऐसे नहीं कि ऊपर हम चीज़ें पढ़ ली बस होएगा हमारा कल्याण, तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मन लगाओ, मन तो लगाना पड़ेगा मेरे भाई अगर नौकरी चाहिए होगी। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही ऊपर से पढ़ के हम नौकरी ले लेंगे, ऐसा नहीं मिलती नौकरी।
नौकरी पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत त्याग करने पड़ते हैं, तब जाके नौकरी लगती है। ऐसे नहीं लगती नौकरी कि चलो हवा में नौकरी लग गई। ठीक है, चलो वीडियो लंबा हो जाएगा, फटाफट इस टॉपिक को देख लेते हैं। ठीक है, आयनिक, देखो क्रिस्टल के 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। पहला है इसमें से आयनिक क्रिस्टल, दूसरा है आणविक क्रिस्टल, तीसरा है सहसंयोजी क्रिस्टल और चौथा है धात्विक क्रिस्टल। ठीक है, पहले एक बात करेंगे आयनिक क्रिस्टल की, हम समय न गवाते हुए, समय कम है। ठीक है, ये धनात्मक और ऋणात्मक से मिलकर बने होते हैं। क्या धनात्मक अणु और ऋणात्मक अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो प्रबल विद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जो प्रबल विद्युत आकर्षण बलों से बंधे होते हैं। एग्जाम्पल NaCl या KNO3। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट और हमारा क्या सोडियम क्लोराइड, दिख रहा है ना क्लियर। NaCl है ये है KNO3। ठीक है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, यानी आयनिक, आयंस मतलब कि नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि आयंस, यार आयंस क्या था, आयंस से पता होना चाहिए कि अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा आयंस जो होते हैं हमारे। ठीक है, तो ऐसे आपको याद भी रखना है ट्रिक के माध्यम से, नहीं कि हमने रट्टा मार रखा कि आयंस क्या होते हैं, भूल गया मैं तो भूल गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आयंस से उंगली पे याद होना चाहिए ये चीज़ें आपके टिप पे होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ओके। जो प्रबल विद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, इनके बीच के जो आकर्षण बल होता है वो बहुत मजबूत होता है। ठीक है, प्रबल होता है बहुत ज़्यादा। आगे हम बात करेंगे आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल जो अणुओं से, ये आयनों से, ये अणुओं से, आयनों से अणुओं से, समझ गए ना। ये क्रिस्टल अणुओं से बने होते हैं जो वंडर वाल्स बलों से बंधे रहते हैं। जैसे ठोस हमारा CO2 हो जाएगा, ठोस मीथेन हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई, जुकाम रखी मेरे यार। ठोस CO2 और ठोस मीथेन, ऐसा नहीं कि हम जो मीथेन है वो गैस में ही होती है, ठोस में भी होती है वो। ठीक है, ये क्या होते हैं कि ये क्रिस्टल अणुओं से बने होते हैं और ये धनात्मक और ऋणात्मक आयन से बने होते हैं। ठीक है, समझ गए। जैसे हमारा NaCl है ना, देखो समझ लो, जैसे हमारा NaCl है, NaCl को अगर तोड़ेंगे तो ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, दिख रहा है ना ये। अगर NaCl को हम तोड़ेंगे तो ये इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। यानी NaCl को हम तोड़ देंगे तो ये सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, तभी इसको बोलते हैं हम आयनिक क्रिस्टल। अगर हम बात करें इसकी CO2 की, तो ये क्या है आपस में, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या ये क्या हो जाएगा, ये आपका कार्बन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो होगा वो अलग हो जाएगा। इस तरीके से कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग, इस तरीके से, समझ गए। मतलब कि इनके ऊपर कोई प्लस, जैसे इनके ऊपर है ना यहाँ पर ये जिनको आयंस है, ये वाली प्लस और माइनस, ये वाले साइन नहीं आएंगे इस पर, ये सिर्फ आयनिक में ही आते हैं, ये सिर्फ आयनिक में ही आते हैं मेरे भाई, ये सिर्फ आयनिक में ही आते हैं। ठीक है, समझ गए ना अब। यार समझ जाओ, अच्छे तुम तो बहुत समझदार बच्चे हो यार, बच्चे नहीं हो यार तुम, बड़े हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे सहसंयोजी क्रिस्टल की। लाइन से हम बात कर रहे हैं, अगला स्टेप है सहसंयोजी क्रिस्टल। ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जो सहसंयोजी बंध से बंधे होते हैं। ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ये अणुओं से, ये आयनों से। ठीक है, इस मतलब हर एक स्टेप में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। और ये क्या होंगे, ये अगर हम बात करेंगे धात्विक की, तो इनमें धनावेशित धातु आयन होते हैं। ठीक है, धातु आयन। तो हम बात कर रहे हैं सहसंयोजी क्रिस्टल की, तो ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जो सहसंयोजी बंध से बने रहते हैं, सहसंयोजी बंध से बने रहते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, हीरा, ग्रेफाइट और सिलिकॉन। नोट्स बनाते चलना साथ साथ। अगला स्टेप है हमारे पास धात्विक क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टल की अगर हम बात करेंगे तो इनमें धनावेशित धातु आयंस तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में धात्विक बंधों से बंधे होते हैं। इसमें धनावेशित धातु आयन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में धात्विक बंधों से बने रहते हैं। ठीक है, धात्विक बंधों से बने रहते हैं। जैसे हमारा सोडियम, ये क्या है हमारा Ag, मतलब कि हमारा क्या आ जाएगा Ag, चांदी। ठीक है, Fe मतलब लोहा, Cu मतलब कॉपर, और मिश्र धातुएं जो हैं
हमारी किसमें, धात्विक क्रिस्टल के अंतर्गत आती है। अगला हम बात करें, इनके गलनांक और क्वथनांक काफ़ी हाई होते हैं। किनके भला, इसके क्रिस्टलीय ठोसों के। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं ना, इनके काफ़ी हाई होते हैं। नमक, अगर हम बात करें ना इसके नमक की, तो इसका गलनांक, ये मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है इसका। अगर आप सोचेंगे ना कि अगर मैं बोलूँ आपको चलो भाई नमक गला के दिखाओ फटाफट, तो नमक कैसे गलाओगे, आप सोचोगे उसको पानी में घुल देंगे तो गल जाएगा। वो खाली घुला, वो गला नहीं है। गलना अलग चीज़ होती है, घुलना अलग चीज़ होती है। ऐसे नहीं कि गलना और घुलना एक सेम है। ठीक है मेरे भाई, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि गलना अलग चीज़ है और घुलना अलग चीज़ है। अगर नमक को तो पानी में 25 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब कि उससे भी कम पे ये क्या हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा, तब तो हम नींबू पानी पीते हैं बना के। अगर इसके हम मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करें तो लगभग इसका गलनांक जो होगा ना, नमक का गलनांक जो होगा वो लगभग 3400 या 3400 या 3450 के आसपास होता है इसका गलनांक नमक का, लगभग 3450 डिग्री सेल्सियस। अब देख लो 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है, और मैं बात कर रहा हूँ 3450 डिग्री सेल्सियस की। अच्छा सर, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं हर एक चीज़। तो आज की वीडियो में हम इतना रखेंगे। हमने ठोस को अच्छे से कवर अप कर लिया है। अगली वीडियो में बात करेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से, जिसका अगला पार्ट होगा द्रव और गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। गैस के कुछ नियम भी हैं, चार्ल्स लॉ वगैरह, सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके, धन्यवाद।